हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडू सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, टारगेट 90 सीरीज का हमारा आज 86वां दिन है और आज हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास में मगध साम्राज्य को देखने वाले हैं। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य वंश आते हैं। ये चारों वंश है, इनसे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। साथ में फ्यूचर में जो और क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, सारे फैक्ट आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये मगध साम्राज्य से आज ही क्लास में हम लगभग 60 से 70 फैक्ट यहाँ पे तैयार कर लेंगे और आप देखेंगे जहां भी टेस्ट होंगे, जहां भी एग्जाम होंगे, यही जो फैक्ट रहेंगे यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हर्यक राजवंश की संस्थापना किसने किया था? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। कब किए थे तो वो भी आपको याद रखना है, 545 बीसी। कब? 545 बीसी में बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना की थी। मगध राजवंश का जो पहला वंश रहता है, ये भी आपको याद रखना है, मगध राजवंश का पहला वंश हर्यक राजवंश। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का पहला राजवंश, मगध साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा है? हर्यक राजवंश। ठीक है, बिंबिसार इसके पहले शासक होते हैं। ये राजधानी किसको बनाते हैं वो भी आपको याद रखना है। बिंबिसार जब शासक बनते हैं राजधानी बनाते हैं राजगृह को। किसको? राजगृह को, या फिर जिसे हम बोलते हैं गिरिव्रज। राजगृह या गिरिव्रज को राजधानी बनाते हैं कौन? बिंबिसार। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बिंबिसार शासक बनते हैं उन किसके समकालीन रहते हैं, इनके दोस्त कौन रहते हैं वो भी आपको याद रखना है। जो इनके दोस्त रहते हैं उनका नाम रहता है गौतम बुद्ध। क्या नाम रहता है? गौतम बुद्ध। किसके समकालीन रहते हैं बिंबिसार? तो गौतम बुद्ध। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ में जो बिंबिसार है वो अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे करते हैं? तो विवाह के थ्रू विवाह करते हैं, और विवाह के थ्रू अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे हम करते हैं, कैसे कैसे विवाह, किससे किससे विवाह करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोसल जो क्षेत्र था, आप महाजनपद में देखेंगे कोसल जो क्षेत्र है वहां की जो राजकुमारी रहती हैं कोसला देवी। क्या नाम रहता है? कोसला देवी। कोसला देवी के साथ में विवाह करते हैं और इनको क्या मिलता है दहेज में? तो काशी मिल जाता है। काशी इनको दहेज में मिल गया। कोसल की जो राजकुमारी कोसला देवी से विवाह कर लिए और काशी इनको दहेज में मिल गया। वैसे ही क्या करते हैं, ये तो मद्र की राजकुमारी रहती है, मद्र पंजाब वाला क्षेत्र, वहां की राजकुमारी रहती है कौन? तो छेमा से विवाह करते हैं। ठीक है, वह इनका विस्तार हो जाता है। इसके अलावा वैशाली के राजा रहते हैं चेटक। वैशाली जो क्षेत्र है, वैशाली की राजा रहते हैं चेटक। जो चेटक है, चेटक की जो पुत्री रहती है चेलना, चेटक की पुत्री चेलना से इनका विवाह होता है। ठीक है, तो वहां भी ये टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 क्षेत्र है जहां ये विवाह करते हैं कौन? बिंबिसार। विवाह के माध्यम से ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। देखिए, जो चेलना है, चेलना से ही अजात शत्रु का जन्म होता है। किसका? अजात शत्रु का। अजात शत्रु जो रहते हैं इनके बेटे रहते हैं, चेलना से ही उनका जन्म होता है। अजात शत्रु बिंबिसार की हत्या कर देते हैं, मतलब अपने पिता की हत्या कर देते हैं और हर्यक राजवंश में अगले शासक बन जाते हैं। तो बिंबिसार के बाद में कौन शासक बनता है? तो अजात शत्रु शासक बनते हैं। नंदवंश का राजा कौन था जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद। कौन? घनानंद शासक था नंदवंश का जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व भारत में हमला किया था। देखिए, ये हो गया यहाँ पे हमारा, मान लीजिए ये प्यारा सा भारत हो गया। यहाँ पे है मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध साम्राज्य। यहाँ पे शासक कौन रहता है? धनानंद। कौन? धनानंद। ठीक है, नंद वंश का शासक रहता है धनानंद। यहाँ पे कौन रहता है? तो ईरान इराक वाले रहते हैं और यहाँ पे हकमनी साम्राज्य रहता है। कौन सा? हकमनी साम्राज्य, ईरान इराक वाले क्षेत्र में। यहाँ पे यूनानी और यहाँ पे मकदूनिया, यूनानी जिसे हम बोलते हैं मकदूनियाई शासक। ठीक है, तो यूनानी जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है सिकंदर। सिकंदर को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे ये सब समृद्ध है? तो जो इतिहास के पिता रहते हैं हेरोडोटस, वो बोलते हैं कि जो भारत है वो बहुत समृद्ध देश है। तो ये लोग क्या करते हैं, भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं। पहले हकमनी आने की कोशिश करता है, उसके बाद सिकंदर आता है। तो बीच में क्या करता है, हकमनी साम्राज्य पड़ता है, इसको यहाँ पे तहस नहस करता है। बाद में वो यहाँ से एंट्री मारता है, यहाँ एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे जो शासक रहते हैं उनका नाम रहता है, एक का है अम्भी और दूसरे रहते हैं पोरस। वो दोनों से सामना होता है और अम्भी और पोरस को ये हरा देते हैं।
उसके बाद जो यहाँ की सेना रहती है वो देखती है जब पोरस इतना छोटा सा राज्य है तो ये सिकंदर बहुत मुश्किल से हरा पाया है, और इनको पता चलता है कि जो धनानंद है इनके पास तो विशाल सेना है, तो जो ये सिकंदर की सेना है वो इनसे डर जाती है और बोलती है कि हम झेलम नदी को पार नहीं करेंगे। तो 326 बीसी में तो ये आ जाते हैं, भारत पर हमला करते हैं। उसके बाद जो इनकी सेना रहती है वो आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, झेलम नदी को पार करने से इनकार कर देती है। फिर लास्ट में 323 ईस्वी में, कब, 323 बीसी में किसकी मृत्यु हो जाती है, तो सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। कहां पे, बेबीलोन में। ठीक है, तो इस वंश का संस्थापक भी आपको याद रखना है। नंद वंश का जो संस्थापक रहता है वह रहता है पद्मानंद। कौन, पद्मानंद इसका संस्थापक रहता है। किसकी हत्या करता है, तो नंदीवर्धन की। किसकी, नंदीवर्धन की हत्या कर देता है। नंदीवर्धन कौन से वंश का रहता है, तो शिशुनाग वंश का। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का शासक रहता है और उसकी हत्या कर देता है महापद्मानंद, और यह नंद वंश की नींव डालता है। महापद्मानंद के बाद में शासक कौन बनते हैं, धनानंद शासक बनता है। धनानंद की हत्या कौन कर देता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की हत्या कर देते हैं, किसके सहयोग से, तो चाणक्य के सहयोग से। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था। मतलब जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो बैठक हुई थी, उस टाइम पे शासक कौन था, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजात शत्रु। कौन, अजात शत्रु। हमने आपको याद कराया था कि पहला, दूसरा, यहाँ पे हम सारे बौद्ध संगीति देख लेते हैं। 4 बौद्ध संगीति हुई थी। हमने आपको जगह का नाम याद कराया, रावोपाक। क्या, रावोपाक, रावोपाक याद हो गया। रा से क्या हो गया, राजगिरी हो गया। क्या, राजगिरी या राजगिरी। ठीक है, वा से वैशाली हो गया, वा से वैशाली। पा से पाटलिपुत्र। ये जो जगह के नाम है कि जो पहला बैठक हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, और जो चौथा हुआ था वो कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे, कश्मीर में हुआ था। 4 जगह हो गए। उसके बाद देखिए शासक कौन कौन से थे, तो शासक हमने याद किया था अका अक, अका अक। ठीक है, अका अक याद आ रही होंगी चीजें। आ से कौन है, तो अजात शत्रु है। उसके बाद का से कालाशोक है। जो दूसरा बौद्ध संगीति होता है उस कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है, और शासक कौन रहता है उस टाइम पे, कालाशोक रहता है। तीसरा अशोक। चौथा कनिष्क। कौन, कनिष्क। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना है आपके यहाँ पे, तो बोलेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम में कौन था शासक, तो आपको याद रखना है अजात शत्रु। यहाँ पे याद हो गया। ठीक है, इस टाइम पे अध्यक्षता किसने किया था वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको बताया था मसमोव। क्या, मसमोव, मसमोव। म से क्या हो जाएगा, तो म से महाकश्यप, महाकश्यप। ठीक है, सा से तो सब्बा कामी, सब्बा कामी। मो से मोगली पुत्र तीस। क्या, मोगली पुत्र तीस। और व से तो यहां पे हो जाएगा वसुमित्र। ठीक है, उसके अलावा क्या स्पेशल हुआ था, तो पहले वाले में कुछ खास नहीं था, दूसरे वाले में भी कुछ खास नहीं था, तीसरे वाले में भी कुछ खास नहीं था। जब चौथा जो कश्मीर में बैठक होती है बौद्ध संगीति की, इस टाइम पे जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। किसमें किसमें, तो हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म कब विभाजित होता है, तो चौथे बौद्ध संगीति में। कहाँ पे होता है, कश्मीर में। शासक कौन रहता है, तो कनिष्क शासक रहता है। अध्यक्षता कौन करता है, वसुमित्र अध्यक्षता करता है। और इसी टाइम पे हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो जाता है बौद्ध। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्यक वंश ने। हर्यक वंश का जो पहला शासक रहता है नाम क्या है, बिंबिसार। क्या, बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। बिंबिसार के बाद में कौन शासक आता है, बनता है, तो वह रहता है अजात शत्रु। बिंबिसार के बाद में अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। अजात शत्रु के बाद में उदयन शासक बनता है। कौन, उदयन। ठीक है, और जो अगला शासक बनता है या फिर लास्ट शासक जो बनता है उसका नाम रहता है नागदशक। नागदशक। तो हर्यक वंश के जो शासक हो गए बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, और उदयन के बाद में नागदशक। ठीक है, उसके बाद देखिए नागदशक की हत्या कौन कर दिया, तो हत्या कर देते हैं शिशुनाग। ठीक है, कौन, शिशुनाग इसकी हत्या कर देते हैं और शिशुनाग वंश की नींव डालते हैं। शिशुनाग वंश के बाद में शासक कौन बनता है, तो कालाशोक।
कालाशोक, ठीक है। शिशुनाग वंश यहाँ पे आपको याद रखना है कि शिशुनाग वंश के बारे में बात हो रही है। ये है हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन शासक बन गया है? 1 2 3 4। और यहाँ पे शिशुनाग वंश में 1 2, और जो तीसरा शासक रहता है कालाशोक के बाद में वह रहता है नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद नंदीवर्धन की हत्या कौन कर देता है? तो नंदीवर्धन की हत्या कर देता है महापद्मानंद। कौन? महापद्मानंद। महापद्मानंद नंद वंश की नींव डालता है। कौन से वंश की? नंद वंश की नींव डालता है। महापद्मानंद के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम रहता है घनानंद। कौन? घनानंद। और घनानंद की हत्या कर देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की नींव डालते हैं। मौर्य वंश में भी आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे है मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनका पुत्र रहता है, नाम क्या है? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में कौन? तो अशोक बनता है शासक। कौन? अशोक। और अशोक के बाद में लास्ट में कौन शासक बनता है? तो वृहदत्त। कौन? वृहदत्त। तो अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त, प्रथम मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है, कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची स्तूप, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में क्या बनवाया था? तो सांची स्तूप बनवाया था। इसके अलावा क्या बनवाए थे वो? तो भरहुत स्तूप भी बनाए थे। क्या? भरहुत स्तूप, ठीक है। जो सांची स्तूप है ये विश्व धरोहर में शामिल है। किसमें? विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। इसके अलावा सम्राट अशोक जो इनके शिलालेख मिले हुए हैं, ठीक है, पहले शिलालेख में क्या बोला गया है? पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। 5वें शिलालेख में क्या है? तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। एवं 13वें शिलालेख में तो कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। क्या? कलिंग युद्ध के बारे में या कलिंग युद्ध विजय के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अशोक ने ही अशोक स्तंभ का निर्माण कराया था। किसका? अशोक स्तंभ का निर्माण कराया। कहाँ पे निर्माण कराया है? तो सारनाथ में कराया है। कहाँ पे? सारनाथ में। अशोक स्तंभ में कौन कौन से जानवर है, क्या क्या चीजें हैं? तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो नीचे है वो है कमल का फूल। कमल के फूल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अशोक चक्र है। क्या है? चक्र है। 24 तीलियां हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे बैल है और घोड़ा है। 3 जीव इधर है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे शेर या फिर सिंह बना हुआ है। एक सिंह का इधर मुंह है, एक सिंह का इधर मुंह है, एक सिंह का यहाँ पे और एक सिंह का पीछे। तो यहाँ पे कौन कौन सा जीव है? तो आपको याद रखना है सिंह या शेर, हाथी, बैल और घोड़ा, ठीक है। ये 4 जीव हैं और एक यहाँ पे का पौधा है, क्या है? तो कमल का पौधा है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। सम्राट अशोक को क्या नाम रहता है इनका? तो देवनंद प्रियम, ठीक है, इनका नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिका। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, ठीक है। तो जो मेगास्थनीज है ये राजदूत है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, ठीक है। ये कहाँ का शासक था? तो यूनानी शासक था। ये यूनानी शासक था। ये हार जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। जब ये हार जाता है तो अपनी पुत्री हेलेना, किसका? हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। साथ में अराकेसिया, कौन सा? अराकेसिया और जेड्रोसिया जो क्षेत्र है वो किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है दहेज स्वरूप, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। इनके पुत्र का नाम क्या है? तो उनके पुत्र का जो नाम है बिंदुसार। क्या नाम है इनके पुत्र का? नाम बिंदुसार, ठीक है। इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के ये कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। और इनकी टाइम पे जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्री राजधानी थी, ठीक है। पाटलिपुत्री, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की नींव डालते हैं तो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। इसके अलावा यहीं पे पहली जैन बैठक होती है, ठीक है। जैन धर्म को मानते थे। जैन जो संगीति होती है, जो बैठक होती है,
वो पहली जैन बैठक कहाँ पे होती है? तो पाटलिपुत्र में होती है। कब? 322 ईसा पूर्व में पहली बैठक होती है। इस टाइम पे अध्यक्षता कौन करता है? तो स्थूलभद्र। कौन? स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? किसने? उदयन ने। बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। राजगीर जिसे हम क्या बोलते थे? गिरिव्रज बोलते थे, गिरिव्रज। देखिए पहला शासक कौन रहता है? तो आप बोलेंगे जो पहला शासक रहता है हर्यक वंश का। किसका? हर्यक वंश का, बिंबिसार। और बिंबिसार के बाद में जो दूसरा शासक बनता है उसका नाम रहता है अजातशत्रु। अजातशत्रु। ये लोग गिरिव्रज, कहाँ पे? गिरिव्रज या फिर राजगिरी, ये दोनों लोग यहीं पे शासन करते हैं, मतलब इसी को राजधानी बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब उदयन आता है तो क्या करता है? गिरिव्रज को हटा के, मतलब राजगिरी से हटा के पाटलिपुत्र को बसाता है और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। किसको? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। अगर आप देखेंगे बाद में तो जो मौर्य वंश रहता है, मौर्य वंश के टाइम पे पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है। और आज के टाइम में भी अगर आप बात करेंगे तो पाटलिपुत्र जिसे हम पटना बोलते हैं वो आज के टाइम में भी बिहार की राजधानी है। उसके बाद अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? अशोक के कुल कितने शिलालेख मिले हैं? देखिए जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसे दो भागों में बांटते हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। इनमें जो पहले शिलालेख है तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किसकी? पशु बलि की निंदा की गई है। जो 5वां शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसके? धर्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन ए। जो इनके शिलालेख है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो वो भी आपको याद रखना है, अरामाइक और प्राकृत भाषा। अरामाइक और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपसे लिपि पूछते हैं तो लिपि भी आपको याद रखना है, अरामाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि है ये कहाँ से आई है? तो ये ईरान इराक साइड से आई है ये लिपि। ठीक है। ईरान और इराक साइड से ये लिपि आई है, खरोष्ठी लिपि। तो अरामाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में जो इनके शिलालेख है, मतलब पत्थरों पे जो चीज़ें लिखी गई हैं उसे हम शिलालेख बोलते हैं। कहाँ से आई है? तो यह ईरान और इराक से आई है, खरोष्ठी लिपि। और इसके अलावा अरामाइक और ब्राह्मी लिपि में इनके शिलालेख लिखे गए हैं। ठीक है। साथ में देखिए जो अशोक हैं उन्होंने स्तूपों का निर्माण कराया था। टोटल 84,000 प्लस स्तूपों का निर्माण कराया था। उनमें सांची का स्तूप, किसका? सांची का। और भरहुत जो स्तूप है, कौन सा? भरहुत जो स्तूप है उनका निर्माण कराया था। और ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दोनों है कहाँ पे? तो एमपी में है। ये कहाँ है? एमपी के रायसेन में है। कहाँ पे? एमपी के रायसेन में स्थित है। इसके अलावा जो अशोक है वो अशोक 12 बार की पहाड़ी, कहाँ पे? 12 बार की पहाड़ी जो है कहाँ पे? तो आधुनिक बिहार, आधुनिक बिहार में है, जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद में 12 बार की पहाड़ी है। और वहाँ पे वह कुछ गुफाओं का निर्माण कराते हैं। कौन कौन सी? तो कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व की झोपड़ी। जहाँ से क्वेश्चन बनता है तो विश्व की झोपड़ी जो गुफाएं हैं इनका निर्माण कौन कराते हैं? तो अशोक ही कराते हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें याद रखनी है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार के उत्तराधिकारी रहते हैं सम्राट अशोक। बिंदुसार, हाँ, जिसे अमित्र घात कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अमित्र घात कहा गया है। शत्रुओं का, इसका मतलब क्या होता है? शत्रु का नाश करने वाला, शत्रु का नाश करने वाला इसे कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा इसे भद्रसेन भी कहा गया है। क्या? सिंहसेन एवं भद्रसेन, भद्रसार और सिंहसेन भी कहा गया है इसे। ठीक है। कुछ नहीं करता है ये, केवल खाली पीली बैठा रहता है। ठीक है। इसी के टाइम पे डायनोसियस आता है। कौन? डायनोसियस, जो कि मिस्र का राजदूत रहता है। कहाँ का? मिस्र का। तो डायनोसियस आता है और डाईमेकस आता है। क्या आता है? डाईमेकस। तो डायनोसियस और डाईमेकस आते हैं। ये लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनसे पहले बिंदुसार बोलते हैं। जब डाईमेकस आता है, ये सीरिया का राजदूत रहता है,
तो डाइमेकस जो सीरिया का राजदूत रहता है, इससे पहले ही बोलता है कि हमारे लिए क्या क्या लाओगे, क्या क्या लाएगी इसके लिए, सूखे मेवे, क्या सूखे मेवे या जिसे सूखे अंजीर भी कहा जाता है। तो अंजीर मंगवाता है अपने लिए, साथ में यहाँ पे वो दार्शनिक मंगवाता है और मदिरा मंगवाता है। क्या, दार्शनिक, मदिरा, मीठी मदिरा रहती है वो, कौन सी मदिरा, मीठी मदिरा। ये तीन चीज़ें ये ऑर्डर करता है कि हमारे लिए लाना। अब अगर सीरिया से आप आ रहे हो तो क्या क्या लाओगे, डाइमेकस जी तो बोलेगा मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक लाने के लिए बोलता है। लेकिन लाता क्या क्या है ये डाइमेकस, तो मदिरा लाता है, अंजीर लाता है, लेकिन दार्शनिक ये नहीं लाता। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शुंग वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, कौन, अंतिम शासक, उसका नाम आपको याद रखना है बृहदत्त। कौन, बृहदत्त। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था उसका क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को ही हम लोग कौटिल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कौटिल्य। इनकी जो बुक है उस बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें क्या पता चलता है, तो मौर्य काल के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य काल के बारे में पता चलता है। मौर्य काल में भी क्या, तो वहाँ उस टाइम पे क्या राजनीति थी, उस टाइम पे कैसे प्रशासन चलाते थे, तो प्रशासन और राजनीति के बारे में हमें पता चलता है विष्णुगुप्त की अर्थशास्त्र बुक से। इसके अलावा मुद्रा राक्षस एक बुक थी, कौन सी, तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो विशाख दत्त ने लिखा था। ये जो बुक है मुद्रा राक्षस, इसको किसने लिखा, विशाख दत्त ने लिखा। और इस बुक से क्या पता चलता है, तो जो चाणक्य की चालें हैं, किसकी, जो चाणक्य की चालें हैं उनके बारे में पता चलता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस बुक से। इसके अलावा मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन है, तो बोलेंगे मेगास्थनीज जो है वो सेलुकस निकेटर का, स्थनीज निकेटर का राजदूत रहता है। किसका, सेलुकस निकेटर, हाँ वही सेलुकस निकेटर जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। तो सेलुकस निकेटर का राजदूत रहता है, ठीक है, सेलुकस निकेटर का राजदूत रहता है, ठीक है। इसने कौन सी बुक लिखी थी, इसने इंडिका लिखी थी। कौन सी बुक, इंडिका लिखी थी। इंडिका से हमें क्या पता चलता है, तो मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। मौर्य वंश के टाइम पे क्या प्रशासन था, प्रशासन के बारे में हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितने भी हमने फैक्ट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। धन्यवाद।